आज रैलियों का रविवार। बंगाल में सीएम ममता बनर्जी और सीएम योगी भरेंगे हुंकार, तो अमित शाह असम में करेंगे रैली। राहुल गांधी केरल में भरेंगे हुंकार। कृषि कानूनों के विरोध में आज किसान निकालेंगे बाइक रैली। गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचकर सरकार के खिलाफ करेंगे हल्ला बोल। बीजापुर में हुए नक्सली हमले में 21 जवान अब भी लापता। कल हुई मुठभेड़ में 5 जवान हुए थे शहीद। 9 नक्सलियों को किया गया ढेर। और बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से अब रविवार को बंद रहेगा पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर। नई एसओपी हुई जारी। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन गाज बड़ी खबर के साथ करेंगे छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा जिले में सीमावर्ती क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ के बाद 21 जवानों के लापता होने की खबर सामने आई है। और इस बीच आपको बता दें कि शनिवार को करीब 3 घंटे बाद चली मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 5 जवान शहीद हो गए और 12 अन्य घायल हैं। और इस बीच जानकारी मिली कि पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सुरक्षा बलों ने घटनास्थल से एक महिला नक्सली का शव बरामद किया है। तो यहां राज्य के नक्सल विरोधी अभियान के पुलिस उपमहानिरीक्षक ओपी पाल ने बताया कि मुठभेड़ में सुरक्षा बल के 5 जवान शहीद हो गए हैं और 12 अन्य जवान घायल हुए हैं। तो यहां पाल ने बताया कि शुक्रवार रात को बीजापुर और सुकमा जिले से केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की कोबरा बटालियन, डीआरजी और एसटीएफ के संयुक्त दल को नक्सल विरोधी अभियान में रवाना किया गया है। दो चॉपर गए थे, उसमें घायल को लेकर आए थे और एक डेड बॉडी को लेकर आए थे। बाकी और भी सर्चिंग चल रहा है, फोर्स अभी भी मैदान में है। इसलिए सेकंड जो अपडेट है उसके लिए हम लोग वेट करें तो वो थोड़ा 8 बजे के आसपास मिलेगा। इस हिसाब से कोई, क्योंकि लगातार लगभग 2 किलोमीटर के रेडियस में हमारा पूरा टीम फैला हुआ है। वो जितना इंजर्ड थे, जितना डेड बॉडी वो अभी आ गई है। और भी यदि कोई इंजर्ड है तो मतलब सेकंड अपडेट में हमको पता चलेगा। लेकिन जिस हिसाब से हमको ग्राउंड से फर्स्ट इन्फॉर्मेशन आए थे, इसमें और कोई घायल होने की संभावना कम है, क्योंकि जितना भी घायल थे मतलब उसके लेकर आ गए थे। कोई हथियार अभी लूटने का कोई खबर नहीं आ रहा है। मैं जैसा पहले बताया था, मतलब थोड़ा सेकंड अपडेट जो भी मैं बोल रहे थे, ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है। सेकंड अपडेट हमको थोड़ा 1.5 घंटा और लाएगा। जो पार्टी सब सर्च करने के बाद जो हमारा जो LUP पॉइंट बोलते हैं उसमें आने के बाद रिपोर्ट करेगा। उसके बाद सेकंड अपडेट हमको मिलेगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ एसटी संवाददाता जुड़े हैं। तो बता दें आपको कि छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों और इसके बीच मुठभेड़ हुए हैं और इसमें 21 जवान लापता बताए जा रहे हैं। क्या कुछ जानकारी? जी शर्मा जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में जो बड़ी घटना घटी है, जो बीजापुर क्षेत्र में घटी है, जो कल यहाँ पे रात में घटना हुआ था, शाम की घटना हुआ था, जिस घटना में लगभग 7 जवानों की पुष्टि की गई है कि 7 जवान शहीद हो गए हैं। और जैसे कि मैं बताना चाहूंगा, आला अधिकारी अभी जो बता रहे हैं, लगभग 18 जवान लापता बताया जा रहा है, जिनको रेस्क्यू ऑपरेशन के थ्रू ढूंढा जा रहा है। वहाँ पे जिस जगह पे वहाँ घटना हुआ था, ग्राउंड जीरो पे, अभी भी वहाँ पे बताया जा रहा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जवानों को ढूंढा जा रहा है। इसमें ये भी माना जा रहा है कि नक्सलियों, कम से कम नक्सली 20 से 21 नक्सलियों को मार गिराया गया है, जिसमें ये भी बताया जा रहा है कि कुछ नक्सलियों की डेड बॉडियों को नक्सलियों ने ट्रैक्टर में डालकर अंदरूनी क्षेत्र में लेके भी चले गया है और वहां से एक महिला नक्सली की डेड बॉडी भी मिला गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन से वहां से जब लौटेंगे तो मैं कहना चाहूंगा कि आपको भी हो सकता है कि और कुछ नक्सलियों के डेड बॉडी भी वहां से आए। तो इस हिसाब से देखा जाए तो अब आला अधिकारी और सूत्रों के माने तो 25 जवानों की शहादत की बात कही जा रही है, लेकिन इसका पुष्टि करना अभी नामुमकिन है, क्योंकि वहां से अभी आला अधिकारियों का पुष्टि हुआ नहीं है। और 25 जवानों का यहाँ पे शहादत हुआ है, ये बताया जा रहा है। अभी तक 7 जवानों का पुष्टि किया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जिस तरह से कुछ दिन पहले नारायणपुर क्षेत्र में बस को उड़ाया गया था, उसके हफ्ता दिन बाद बीजापुर क्षेत्र में इतना बड़ा घटना किया जाता है। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हिरमा जो कि नक्सल लीडर है और बड़े बड़े घटनाओं को अंजाम देते हैं जो नक्सल है, उन लीडर के सुरक्षा में कम से कम 400 वहाँ पे नक्सली उपस्थित थे, ये बताया जा रहा है। 400 नक्सली उपस्थित थे और उस अम्बुश में जवान जाकर फंस गए और फंसने के बाद जब ये कार्रवाई हुआ तो बहुत
ताबड़तोड़ वहाँ पे फायरिंग हुआ। दोनों तरफ से फायरिंग होने के बाद जब सुरक्षा बल भी फायरिंग अपने तरफ से करे तो सुरक्षा बल की फायरिंग देखने के बाद वहाँ नक्सल भाग खड़े हुए। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं मैं आपको ये बताना चाहूंगा, नक्सलवाद नक्सली को भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झटका लगा है। और मैं आपको ये पुष्टि नहीं कर पाऊंगा कि कितने नक्सली मारे गए हैं, क्योंकि आला अधिकारियों से अभी तक का कोई जानकारी, अभी तक पुष्टि वाली खबर नहीं आई है। ये हो सकता है कि शाम तक पूरी तरह से हो जाए कि कितने नक्सली मारे गए हैं और कितने जवान मारे गए हैं। जी, यहाँ खबर सामने आई कि मुठभेड़ के बाद एक आपात बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में क्या कुछ खास रहने वाला है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मुठभेड़ बहुत बड़ी मुठभेड़ है। जैसे कि नारायणपुर में मुठभेड़ हुई, उसके बाद अभी बीजापुर में, तो इसको देखा जाए। लेकिन ये तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि नक्सलियों की जो गढ़ होती है, नक्सलियों के गढ़ में पहले, इससे पहले पुलिस, सीआरपीएफ और डीआरजी ये जवान नहीं जा पाते थे। अब इतना तो हो गया है कि पुलिस, डीआरजी और सीआरपीएफ के जवान नक्सलियों के गढ़ में भी जा रहे हैं, नक्सलियों के गढ़ में जाके नक्सलियों को मार कर वापस आ रहे हैं। इसके लिए कहीं ना कहीं तो ये तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि नक्सली बैकफुट पे है और पुलिस विभाग और सीआरपीएफ की विभाग जो है आगे की ओर बढ़ रही है और नक्सली कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। तो इस सब रणनीतियों को देखते हुए आला अधिकारियों का अभी आज बैठक रखा गया है। तो कल भी रात के बैठक हुआ था रायपुर में आला अधिकारियों का, आज भी फिर से बैठक रखा गया है। हो सकता है जिसमें कोई बड़ा इनका जो रणनीति है सामने आए, और इस रणनीति को जब तक ये सफल नहीं करते हैं तो ये बाहर किसी प्रेस या किसी बैठक में नहीं बताया करते हैं। और जैसे सूत्रों के हिसाब से जो जानकारी मिल रहा है कि ये बैठक जो किया जा रहा है, नक्सलियों को बड़ी रणनीति से हराने का रणनीति बनाया जा रहा है। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि अंदरूनी क्षेत्र में जो सीआरपीएफ और डीआरजी और पुलिस विभाग की जो सर्चिंग चल रही है, इनसे तो कहीं ना कहीं ये तो कहा जा सकता है कि नक्सली आज के डेट में खत्म होने के कगार में है और नक्सली बैकफुट पे है। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बने रहे हमारे साथ, जानकारी लेते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई दिग्गज नेता रैलियां, रोड शो और जनसभाओं को संबोधित करने वाले हैं। ऐसे में आपको जानकारी दे दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम का दौरा करेंगे, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु और पुडुचेरी का दौरा करेंगे। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल में होंगे, तो सीएम ममता बनर्जी भी यहां ताबड़तोड़ प्रचार करेंगी। तो यहां आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल में चुनाव प्रचार करेंगे। बता दें कि बंगाल में तीसरे चरण के मतदान को देखते हुए एक बार फिर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। उनकी सुबह 10:30 बजे आरामबाग में और 12 बजे श्री रामपुर में और 1:30 बजे चंदन नगर और 3 बजे आमता में जनसभा है। तो यहाँ आपको ये भी बता दें कि वहीं सीएम ममता बनर्जी भी बंगाल में कई जगह जनसभाएं करेंगी। उनकी हुगली, हावड़ा और दक्षिण 24 परगना में चुनावी जनसभा है। बता दें आपको कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में कई दिग्गज नेता रैलियां करने वाले हैं और इस बीच जनसभाओं को भी संबोधित करने वाले हैं। और ऐसे में आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम का दौरा करेंगे, तो वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा तमिलनाडु और पुडुचेरी का भी दौरा करेंगे। उधर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बंगाल में होंगे, तो सीएम ममता बनर्जी भी ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज केरल में चुनाव प्रचार करेंगे। तो बता दें आपको कि बंगाल में तीसरे चरण के मतदान को देखते हुए एक बार फिर से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए आरबी उपाध्याय जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जैसा कि पश्चिम बंगाल में तीसरे चरण का भी चुनाव है और ऐसे में बंगाल में सीएम ममता और सीएम योगी आदित्यनाथ हुंकार भरने जा रहे हैं और ऐसे में जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे, इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? देखिए, खास क्या, हर पार्टी इलेक्शन में अपना जो बेस्ट है वो परफॉर्म करने की कोशिश करती है। ये बात अलग है कि बंगाल में टीएमसी वर्सेस बीजेपी जो इलेक्शन हो गया है, तो वहाँ लेफ्ट और कांग्रेस की जगह लगभग खत्म हो चुकी है और दोनों ही पार्टी वर्चस्व की लड़ाई लड़ रही है। जहाँ ममता दीदी अकेले हुंकार भर रही हैं और दोबारा सत्ता में वापसी का सपना देखे हुए हैं, वहीं बीजेपी पूरी ताकत लगाए हुए है कि भी किसी भी तरह ममता को सत्ता से बेदखल कर सत्ता हासिल की जाए। वहाँ बड़ा तेजी से ध्रुवीकरण हो रहा है और योगी आदित्यनाथ के दौरे लगातार वहाँ पर
हो रहे हैं तो वो ध्रुवीकरण को कहीं न कहीं और मजबूती देते हैं और बीजेपी को ध्रुवीकरण के सहारे ही वहां पर सत्ता में वापसी की उम्मीद है। सत्ता उन्हें मिल सकती है, ध्रुवीकरण से ही मिल सकती है। ये बात अलग है कि ममता भी कोशिश कर रही है कि अभी तक जो तुष्टीकरण की राजनीति वो करती रही और जो भी घुसपैठी हैं उनको शरण देती रही, तो उससे कहीं न कहीं जो एक हिंदू समुदाय था वो आहत था और ऐसे में अब उन्हें समझ में आया है कि बहुत सारी गलतियां उन्होंने की हैं और उसको सुधारने की कोशिश वो इस समय कर रही हैं। वो कह भी रही हैं कि भी दिल्ली से पैसे लेके आए हैं, ये लोग हिंदू मुस्लिम राइट करवाएंगे और दोनों को दंगा कराएंगे, इनसे बच के रहना है, पैसे इनसे ले लो लेकिन वोट टीएमसी को करो। तो एक कहीं ना कहीं बहुत कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही पार्टियां। जी आपसे जानकारी लेंगे, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज़। ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਲਿਸੀ 4 ਵਰਿਆਂ ਵਿੱਚ 72000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं लेकिन उससे पहले बता दें आपको कि कई जगह जनसभाएं हो रही हैं और उस बीच जेपी नड्डा और सीएम योगी आदित्यनाथ रैलियां करने वाले हैं और इस बीच अब बताया जा रहा है कि आज रविवार है और रविवार के दिन रैलियों का रविवार बताया जा रहा है। और इसी के साथ इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं। सर आपसे जानना चाहेंगे कि जैसा कि केरल में राहुल गांधी चुनाव प्रचार करने वाले हैं और इसी के साथ यूपी के योगी आदित्यनाथ भी चुनावी रैलियों और जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जी सर आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ पहुंच पा रही है जी। जैसा कि आज बंगाल में सीएम ममता बनर्जी और सीएम योगी हुंकार भरने वाले हैं और इसी के साथ जनसभाओं को भी संबोधित करेंगे, इसमें क्या कुछ खास रहने वाला है? खास क्या है, ममता दीदी अकेली हैं और जिस तरीके से उनके बहुत सारे सहयोगी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं तो वो अकेले के दम पर पूरे इलेक्शन को एक्चुअल में कैंपेन करने की कोशिश कर रही हैं। वहां देखेंगे बीजेपी के पास बहुत सारे स्टार प्रचारक हैं, नड्डा हैं, योगी हैं, मोदी हैं, अमित शाह हैं और सभी वहां पर पूरे शिद्दत के साथ दौरे कर रहे हैं और जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं। बट नेचुरल है कि भी एक अकेला व्यक्ति कितनी जनसभाएं कर पाएगा, जबकि दूसरी तरफ इतने सारे लीडर्स कैंपेनिंग कर रहे हैं तो वो ज्यादा सभाओं को संबोधित करते हैं और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाते हैं। कहीं ना कहीं ये कमी ममता दीदी को भी अखर रही होगी। ये बात अलग है कि अभी तक जो सर्वे आ रहे हैं, कल ही मेरी बात हो रही थी, एक टीम है वहां सर्वे करके आई है तो वो कहते हैं कि अभी टीएमसी सत्ता में वापसी की पूरी उम्मीद है और अभी थोड़ा सा फर्क है, 18-20 सीटें कहीं टीएमसी ज्यादा गेन कर रही है अभी तक के जो सर्वे हैं उसमें। तो बीजेपी देखिए इस खाई को भरने की कोशिश कर रही है। इंटरनल सर्वे बीजेपी ने भी कराए होंगे, ये नहीं कि नहीं कराए होंगे और उनको भी ग्राउंड रियलिटी का पता है। तो अभी इलेक्शन का जैसे जैसे कैंपेन बढ़ेगा, जैसे जैसे इलेक्शन आगे जाएगा तो ये क्या रूप लेगा, कितना मतलब डैमेज ममता को कर पाएंगे या टीएमसी को कर पाएंगे, बीजेपी के जो स्टार प्रचारक हैं ये समय बताएगा। लेकिन ये बात फैक्ट है कि वहाँ संघर्ष बिल्कुल कांटे का है। जहाँ बीजेपी हिंदुत्व को धार देने की कोशिश कर रही है, वहीं ममता दीदी अभी अब तक जो कहीं ना कहीं घुसपैठियों के साथ या बांग्लादेशियों के साथ खड़ी होती थी या उन्हें इस तरह का प्रोजेक्ट किया जाता था, अब वो भी सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ कहीं ना कहीं अपनी एक पहुंच बनाने की कोशिश कर रही हैं। वो समझ रही हैं कि भी अगर ध्रुवीकरण होता है, अगर हिंदू वोट बीजेपी की तरफ चला जाता है तो सत्ता में वापसी संभव नहीं है। इसी का परिणाम है, आप देखेंगे कि दुर्गा सप्तशती का पाठ और अपने गोत्र को बताना, ये सब चीजें वो जो कर रही हैं वो ये सोच कर रही हैं कि भी जो बांग्लादेशी घुसपैठी या मुस्लिम वोट है वो तो मिलेगा ही, साथ में हिंदुत्व का जो वोट है जो बीजेपी जिस पर अपना एक वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रही है उसमें ज्यादा से ज्यादा सेंध लगाई जाए।
धर्म के नाम पर, चाहे वो गोत्र के नाम पर या चंडी पाठ के नाम पर। अब वो वक्त बताएगा कि वो कितनी सफल इसमें हो पाती हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां लेफ्ट और कांग्रेस दोनों का अपना एक स्पेस था बंगाल के इलेक्शन में, वो लगभग समाप्त होता चला जा रहा है और वर्चस्व का संकट कहीं ना कहीं, कहते हैं आइडेंटिटी जब खतरे में नजर आने लगी है, तो अब ये जो इलेक्शन के रिजल्ट हैं वही बताएंगे कौन कितना बाजी मार पाया। लेकिन फिलहाल ये कहना कि भी कौन सत्ता में आएगा, कौन सत्ता से जाएगा, जल्दबाजी होगी। क्यों, जो जितना स्ट्रेटेजी और जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बने रहने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हुए इस वक्त बात पश्चिम बंगाल की करेंगे, जहां पश्चिम बंगाल के तीसरे चरण और असम के तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। और ऐसे में बंगाल में तीसरे चरण के लिए 3 जिलों की 31 विधानसभा सीटों पर 6 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए आज शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा। और ऐसे में आपको बड़ी जानकारी दे दें कि असम में भी अंतिम चरण के लिए 40 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है। और इसी के अलावा केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में भी 6 अप्रैल को होने वाले चुनाव के लिए प्रचार का आखिरी दिन है। तो यहाँ 6 अप्रैल को केरल की सभी 140, तमिलनाडु की सभी 234 और पुडुचेरी की सभी 30 सीटों के लिए मतदान होना है। और ऐसे में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी राज्य की मुख्यमंत्री है। तो यहाँ 2016 विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने सबसे ज्यादा 211 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। वहीं कांग्रेस ने 44 और लेफ्ट ने 26 और बीजेपी ने मात्र 3 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि अन्य ने 10 सीटों पर जीत हासिल की थी। तो यहाँ आपको बता दें कि यहाँ बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। अब बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਅਹਿਮ ਕਦਮ। ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪਾਰਕ। ਸਾਲ 2017 ਤੋਂ 21 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 71,640 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਉਦਯੋਗ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਪੰਚਾਇਤ ਤੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 50% ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 33% ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ। 4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਬਣਾ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात एंटीलिया केस की करेंगे, जहां एंटीलिया मामले में एनआईए की जांच में एक बात सामने आई। पता चला कि मीना जॉर्ज नाम की महिला सचिन वाजे के न सिर्फ पैसों का हिसाब रखती थी, बल्कि मुंबई के वर्सोवा इलाके में मौजूद डीसीबी बैंक में सचिन वाजे हुए जॉर्ज मीना का जॉइंट अकाउंट भी था। तो यहाँ बात सामने आई कि सचिन वाजे की गिरफ्तारी से पहले इस अकाउंट में 26 लाख रुपए थे और कई अहम कागजात भी मौजूद थे। जब 13 मार्च को एनआईए की सचिन वाजे की गिरफ्तारी हुई और इसी के बाद 18 मार्च को इस अकाउंट से सारी रकम निकाल ली जाती है और सिर्फ 4,000 रुपए अकाउंट में छोड़े जाते हैं। और अब एनआईए इस बात की जांच कर रही है कि ये पैसा कहां से आया और इतनी बड़ी रकम एक साथ क्यों निकाली गई। तो यहाँ एनआईए ने सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जॉर्ज मीणा ही सचिन वाजे के सारे पैसे संभालने का काम करती थी। तो यहाँ मीणा ने मुंबई से सटे मीना रोड इलाके में एक फ्लैट किराए पर ले रखा था। हालांकि इस बीच सचिन वाजे के वकील आबाद पोंडा ने एनआईए के जॉइंट वेंचर अकाउंट को सिरे से खारिज कर दिया था। आपको यहां बता दें कि सचिन वाजे 7 अप्रैल तक एनआईए की कस्टडी में है और मनसुख हिरेन की मौत के मामले में मुख्य आरोपी है। और वाजे के खिलाफ एनआईए ने ऑन लॉफुल एक्टिविटीज एक्ट के तहत कई धाराओं में भी मामला दर्ज किया हुआ है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सत्यप्रकाश सोनी जुड़ रहे हैं। सत्यप्रकाश, जैसा कि
बताया जा रहा है कि एनआईए में एक बड़ी जांच सामने आई है कि सचिन वाजे के पैसों का हिसाब मीना चोर रखती थी। क्या कुछ जानकारी? जी सर, देखिए एनआईए जिस तरह से लगातार मनसुख हिरेन मौत मामले की जांच, उसके बाद जिलेटिन से भरी स्कॉर्पियो कार की 2 अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। ऐसे में एनआईए को तमाम बड़े अहम सुराग मिले। सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से एनआईए लगातार सचिन वाजे के मामले की जांच कर रही थी, उसमें 2 अहम खुलासे, जिसको गिरफ्तार किया गया है। मीना जाट नाम की महिला है जो मुंबई के मीरा रोड इलाके में रहती है, और उसके 2 ऐसे अकाउंट मिले हैं जिनमें सचिन वाजे और मीना जाट अकाउंट वेंचर है। दोनों में एक संयुक्त अकाउंट खोला गया था मुंबई के वर्तमान इलाके में। बैंक डीसीपी बैंक है, जिसमें करीब 28,50,000 रुपए कैश बरामद से लॉकअप में मिले हैं। उस सबसे अहम बात यह है कि ये पैसे तब निकाले गए जब सचिन वाजे की 13 मार्च को गिरफ्तारी होती है और 18 मार्च को महज 4,000 अकाउंट में छोड़कर बाकी सारे पैसों को अकाउंट से निकाल लिया जाता है। इस पूरे मामले को एनआईए अब देख रही है कि आखिर ये पैसे कितने निकाले, क्यों निकाले गए, इतने पैसे की जरूरत कहां पड़ी थी, इसकी जांच कर रही है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से एनआईए के एक इको कार बरामद हुई है, इको कार की जानकारी इस तरह से कि इको कार ये वही है जो 8 सितंबर 2020 को औरंगाबाद से गायब हो गई थी। जानकारी ये भी मिली कि किसी सरकारी क्लर्क की थी जिसने इस तरह की शिकायत मिसिंग मामला दर्ज करवाया था। लेकिन जांच में ये जानकारी मिली कि सचिन वाजे उस कार को मुंबई में यूज करते थे, और ये भी जानकारी मिली है 2 लोगों को हत्या के मामले, इनकाउंटर के मामले में इस कार को जो है चोरी किया गया था और पूरे मामले को अंजाम देना था, जिसमें हत्या करने वाले मामले में मुंबई का किसी शख्स की हत्या का साजिश थी, वहीं दिल्ली के एक शख्स की हत्या की साजिश रची गई थी। तो तमाम जो जानकारियां मिल रही है वो कहीं कहीं चौंकाने वाली है। इसको लेकर एनआईए लगातार जांच कर रही है। फिलहाल आपको बता दें कि एनआईए ने सचिन वाजे के ऊपर अनधिकृत गतिविधियों के तहत यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया है। उसकी भी जांच जो है एनआईए लगातार कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। बने रहे हमारे साथ, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना स्थित सोनारपुर में जनसभा को संबोधित किया। तो यहां आपको बता दें कि पीएम मोदी ने इस दौरान ममता बनर्जी पर जमकर निशाना साधा। तो यहां ममता बनर्जी ने वाराणसी से चुनाव लड़ने वाले बयानों पर पीएम ने कहा कि इसका मतलब है कि दीदी ने बंगाल में हार स्वीकार कर ली है और वह बंगाल से बाहर जमीन तलाश कर रही है। और इस कड़ी में राजद सांसद मनोज कुमार झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए दिखाते हैं। ये मैं प्रधानमंत्री जी से उम्मीद नहीं करता हूं। अब मतलब मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा चुनाव, मेरे देश का चुनाव हर हर महादेव, जय श्री राम, पैगंबर, जीसस ना। लोकतंत्र हिंदुस्तान का इसके लिए नहीं बना था। अरे आस्था मेरी व्यक्तिगत चीज है, मैं उसका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं करूंगा। मैं कितने पाठ करता हूं ये मुझे बताने की क्या जरूरत पड़ती है। मैं तो सीधे तौर पे कहूंगा, लोग सरकार किस लिए चुनते हैं? सरकार चुनते हैं नौकरी के लिए, रोजगार, दवाई के लिए, सिंचाई के लिए, किसान मजदूर उनकी बेहतरी के लिए, व्यापार को महफूज रखने के लिए, उनको प्रोटेक्शन देने के लिए। ये कौन सी बात हुई? हर हर महादेव, दुर्गा, जय श्री राम ना। ये हालात तो 47 में नहीं थे। हम कौन सी यात्रा कर रहे हैं लोकतंत्र की? मतलब मुझे तो वाकई ये लगता है कि हम सख्त बीमार लोकतंत्र में तब्दील हो चुके हैं। सर, इलेक्शन कमीशन ने के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा का बैन लगा दिया था 48 घंटे की, उसको कम करके 24 घंटे कर दिया। सोचता हूं वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। ए राजा के लिए कुछ अलग निजाम, हेमंतो जी के लिए कुछ अलग निजाम, और कितनी 4 छोटे पदाधिकारी, एक ईवीएम, कहानी पूरी थी। अंधेरी रात, तेज बारिश, तूफान, एक गाड़ी आके कहती है हे ईवीएम मैं तुम्हें महफूज लेके चलूंगी कहीं। मैं समझता हूं कि मोर देन एनीथिंग एल्स इलेक्शन कमीशन को इट हैज टू गो बैक टू आर्टिकल 324, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज है लेवल प्लेइंग फील्ड। और वहां जितनी परीक्षाएं अब तक मैंने देखी हैं बीते कुछ वर्षों में, उसमें इलेक्शन कमीशन
उधर कृषि कानूनों के विरोध में किसान नेता राकेश टिकैत देश भर में किसानों का समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं और इस सिलसिले में अब किसान नेता राकेश टिकैत गुजरात का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहां 2 दिन यानी रविवार और सोमवार को दौरे के दौरान तमाम किसानों का समर्थन जुटाएंगे। तो यहां गुजरात में किसानों ने बता दें आपको कि कांग्रेस ने राकेश टिकैत का समर्थन किया है। आपको ये भी बता दें कि राकेश टिकैत ट्रैक्टर यात्रा से आबू रोड से होकर गुजरात जाएंगे। तो यहाँ किसान आंदोलन को गति देने के लिए लगातार प्रयासरत है और पिछले 4 महीने से किसान लगातार कृषि कानूनों के विरोध कर रहे हैं और ऐसे में विरोध के दौरान 250 से ज्यादा किसानों की अब तक मौत हो चुकी है। हरियाणा के फतेहाबाद में किसान ने गोभी के सही दाम न मिलने पर अपनी गोभी की फसल को ट्रैक्टर चलाकर नष्ट कर दिया और ऐसे में किसान ने तैयार खड़ी गोभी पर ट्रैक्टर चलाकर गोभी को नष्ट किया। तो यहाँ बताया जा रहा है कि किसानों का कहना है कि गोभी को सब्जी मंडी में लेकर जाने में इतना खर्चा हो जाएगा कि उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। किसान ने बताया कि आज सब्जी मंडी में गोभी के 1 या 2 रुपए किलोग्राम के ही रेट मिल रहे हैं और ऐसे में इस रेट में गोभी बेचकर उसे नुकसान ही होगा। तो यहाँ बताया जा रहा है कि इस रेट में गोभी बेचने से उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी पूरा नहीं होता और इसी के चलते उसने तैयार खड़ी गोभी की फसल पर ट्रैक्टर चला दिया। ये आज इस फसल का नष्ट करने का सबसे बड़ा कारण इसका रेट ना होना है, क्योंकि इसमें इसका बाज़ार में रेट था 2 या 3 रुपये, इससे ज़्यादा नहीं। क्योंकि इससे ज़्यादा तुम्हारा डीजल का खर्चा था, क्योंकि रतिया लेके जाते थे तो लगभग 300 या 400 रुपये का हमारा गाड़ी का खर्चा था। तो जिसके अंदर गोभी का रेट मिल पाता था 2 या 3 रुपये। तो इससे हमारे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इस नुकसान को देखते हुए आज हमारे को गोभी को नष्ट करना पड़ा, क्योंकि मार्केट में इसका रेट 2 या 3 रुपये था। पिछले 3 महीने से 3-2 रुपये ही चल रहा था। ये मेरी 1 एकड़ में गोभी थी। आज उधर चेन्नई में आज प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान यानी मृत्यु पर विजय पाने की खुशी में ईस्टर पर्व मनाया जा रहा है और इस पर्व पर रविवार को चर्च में विशेष प्रार्थना सभा, गीत और भजन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ईसाई समुदाय के लोग पूरे उत्साह के साथ इस पर्व को मनाते हैं। बता दें गुड फ्राइडे के दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और उसके ठीक 3 दिन बाद वह जीवित हो उठे और हमें इस ईस्टर पर्व के रूप में मनाया जाता है और यहाँ पर्व हमें प्यार, सेवा और समर्पण का संदेश देता है। It gives me very much pleasure and happiness to greet you in the name of our Lord Jesus Christ, and I am very much glad to express my wishes at the resurrection of the Jesus Christ. So I wish you all the best, and I wish you and I greet you in the name of Jesus Christ, since it is the happiest day Lord Jesus Christ has been resurrected. May God bless you. Amen. On behalf of the CSI Emmanuel Church, Tangang Colony, I once again greet you everybody, and also my grateful thanks to the TV channel of ANI. Thank you, thank you. Even though the COVID threatening us, even though the COVID gives us some sort of fearness, and we were able to praise God in the church by following the SOP. So we wear the mask and maintaining the social distance, and also we are sanitizing our hands before we enter into the church. फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।